सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप टेलविन सीएसएस की मदद से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप एक न्यू फ्रंट एंड डेवलपर हैं, वेब डिज़ाइनर हैं, या फिर आप टेलविन सीएसएस सीखना चाहते हैं, चाहे वो आपके पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए हो या फिर अगर आपके वर्क प्लेस पे ये यूज़ हो रहा है, या फिर आप अपने वर्क प्लेस पे इसको यूज़ करना चाहते हो, तो हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप टेलविन सीएसएस की मदद से डिफरेंट स्क्रीन साइज़ेस के लिए रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो डिफरेंट कंपोनेंट्स हों, एक फुल फ्लेज्ड वेबसाइट हो। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट होता है वो कैसे वर्क करता है, एंड देन हम थोड़ा बेसिक्स देखेंगे कि कैसे हम प्लेन सीएसएस में रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड जब हमारा इतने बेसिक्स हम कवर कर लेते हैं तो हम डायरेक्ट जंप करेंगे टेलविन सीएसएस पे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप विदाउट किसी कॉम्प्लिकेशंस के कैसे अपने डिज़ाइंस को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं डिफरेंट स्क्रीन साइज़ेस के लिए, चाहे वो मोबाइल हो, टैबलेट्स हों, लैपटॉप्स हों, लार्ज डेस्कटॉप्स हों, उन सभी के लिए, ठीक है? तो अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं फ्यूचर में ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस प्लान कर रहा हूँ, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब तो आप ज़रूर कर लें, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियोस डालने के लिए, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है? तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का सिंपल अगर मैं एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन दूँ, तो वो यही होगी कि जो भी आप डिज़ाइंस बनाते हैं फ्रंट एंड पे, नो मैटर योर टेक स्टैक, अगर अगर आपका कोई भी वेब पेज अगर ब्राउज़र में चल रहा है, तो वो डिफरेंट स्क्रीन साइज़ेस के लिए आजकल जो हमारे पास जिस तरह की पोर्टेबल डिवाइसेज़ हैं, चाहे आपका यूज़र उस वेबसाइट को अपने मोबाइल में देख रहा है, चाहे वो अपने किसी टैबलेट में देख रहा है, लैपटॉप में देख रहा है, या फिर किसी बड़े से डेस्कटॉप में देख रहा है, अगर आपकी वेबसाइट उन स्क्रीन साइज़ेस पे अच्छे से वर्क कर रही है इन टर्म्स ऑफ लेआउट, रीडेबिलिटी एंड एवरीथिंग, तो आपका डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव है, ठीक है? तो ये हो गई एकदम सिंपल सी डेफिनेशन इसकी। और अगर आपको थोड़ा बेसिक्स पता है कि सीएसएस में कैसे करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए डेफ़िनेटली हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको नहीं भी पता है तो हम पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्लेन सीएसएस में कैसे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन वर्क करता है, या फिर हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम वही देखेंगे। तो इसके लिए मैं सिंपली जा रहा हूँ टेलविंड की एक अपनी वेबसाइट है जहाँ पे आप ऑनलाइन चीज़ों को लाइक एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है? तो ये है टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट play.tailwindcss.com। ये स्पेशली टेलविंड के लिए डिज़ाइन्ड है, बट हम यहाँ पे लाइक वनीला सीएसएस लिख के भी थोड़ा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे प्लेन सीएसएस में रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन वर्क करता है, ठीक है? अ, ये राइट साइड वाला आपका बेसिकली व्यू पोर्ट हो गया, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटा-बड़ा कर सकते हैं। ऊपर आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं ताकि आप अगर आपको इस तरह से हाइट विड्थ देखना हो तो आप वो भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको मैनुअली ऐसे ड्रैग करके भी छोटा-बड़ा कर सकते हैं, ठीक है? ये आपका टैब हो गया एचटीएमएल का, ये सीएसएस का, जहाँ पे ये जो टेलविंड के जो डायरेक्टिव्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ये है कॉन्फ़िग सेक्शन, जो टेलविंड की जो कॉन्फ़िग फाइल होती है ना, वो आप यहाँ पे उसको बेसिकली इस कॉन्फ़िग को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम वेनिला सीएसएस में अ, मीडिया क्वेरीज़ की मदद से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक बॉक्स लेता हूँ अभी। तो हम एक डिव बनाएँगे और इस पे मैं अभी के लिए एक क्लास दे देता हूँ, लेट्स से कस्टम बॉक्स, ठीक है?
तो सीएसएस जब हम बिना टेलविंड की मदद से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाते हैं, तो वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि वो हम कैसे करते हैं। तो हम यूजुअली एक क्लास लिखते हैं और उस क्लास को सीएसएस से टारगेट करते हैं। तो हम यहीं पे अपना सीएसएस लिख लेते हैं और लेट्स से कि मेरे को इसकी हाइट चाहिए 50 पिक्सल और इसकी विड्थ चाहिए मुझे 50 पिक्सल और लेट्स से बैकग्राउंड कलर चाहिए मुझे ब्राउन। ठीक है? तो ये मैंने सेव कर दिया और ये हमारा एक छोटा-सा लेट्स से छोटा-सा एक कंपोनेंट बन गया। बहुत ही सिंपल है, कंपोनेंट कहने लायक तो ये नहीं है बट स्टिल जस्ट अज़्यूम कि ये हमारा कंपोनेंट बन गया और इसको हमें डिफरेंट स्क्रीन साइज़ेज़ के लिए ऑप्टिमाइज़ करना है। तो लेट्स से कि ये जो मैंने बेस स्टाइल्स लिखे हैं, ये अभी मोबाइल पे या फिर कितने भी बड़े स्क्रीन पे आप जाओ, कितने भी बड़े स्क्रीन पे, ये आपको एक जैसा दिखेगा, ठीक है? और ये मैं यहाँ पे इसलिए इस चीज़ को एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि बेसिकली रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने के 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। 2 बेसिकली 2 मेन वेज़ होते हैं। एक होता है मोबाइल फर्स्ट, जहाँ पे आप पहले बेस स्टाइल्स लिखते हैं मोबाइल के लिए एंड देन जैसे-जैसे बड़ी स्क्रीन्स पे जैसे-जैसे बड़ी स्क्रीन्स पे आपको ऑप्टिमाइज़ करना होता है, तो आप इंक्रीमेंटली उनको चीज़ों को ओवरराइड करते हैं, डिफरेंट सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ को या फिर न्यू प्रॉपर्टीज़ ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो सीएसएस लिखा है, वो विदाउट किसी कंडीशन के लिखा है। तो इसी वजह से ये मोबाइल पे भी चाहे मैं इसको अभी तो यहाँ पे इससे छोटा नहीं कर पा रहा हूँ इस वेबसाइट की लिमिटेशंस की वजह से। बट आप इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को आप किसी भी स्क्रीन साइज़ पे देखेंगे तो ये आपको ऐसा ही दिखेगा बिकॉज़ हमने अभी कोई इसमें कुछ ओवरराइड किया ही नहीं है स्क्रीन साइज़ के हिसाब से। तो लेट्स से कि मुझे इसको मीडियम पे यानी जब ये टैबलेट की साइज़ का हो जाए लेट्स से 650 ठीक है? जब ये 650 का हो जाए तो इसको मेरे को थोड़ा और बड़ा कर देना है, मे बी 50 से मेरे को 100 कर देना है। तो लेट्स से कि वो हम कैसे करते हैं? तो ये हम करते हैं मीडिया क्वेरीज़ की मदद से। तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो सिंपलेस्ट वे में यही होता है कि आप @media लिखते हैं। उसके बाद जो क्वेरी होती है, जहाँ पे आपको बेसिकली आप किस तरह की मीडिया को क्वेरी कर रहे हैं, इट्स लाइक एन इफ कंडीशन, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे @media लिखा और यहाँ पे मैं अपनी क्वेरी लिख रहा हूँ कि मिन विड्थ जब 650 पिक्सेल्स हो, तब तब ये सीएसएस का ब्लॉक रन होगा। तब मैं यहाँ अंदर जो सीएसएस लिखूँगा, ये बेसिकली एक इफ कंडीशन हो गई। तो अब मैं यहाँ पे जो भी सीएसएस लिखूँगा, वो मेरा मिनिमम विड्थ जब मेरे व्यू पोर्ट का साइज़ मिनिमम 650 हो जाएगा, तब इसके अंदर का सीएसएस रन होगा। तो हमें इसके अंदर क्या करना है? हमें अपनी कस्टम बॉक्स की क्लास लेनी है। तो मैंने यहाँ पे कस्टम बॉक्स लिया और हमको क्या ओवरराइड करना था? हाइट एंड विड्थ। तो मैंने सिंपली हाइट एंड विड्थ कॉपी किया। हाइट मैंने कर दिया 100 पिक्सल और विड्थ भी मैंने कर दिया 100 पिक्सल। तो अब आप देख रहे हो कि इसकी साइज़ चेंज हो चुकी है। अभी व्यू पोर्ट का साइज़ मैंने छोटा कर दिया है, तो अभी 650 ये नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो 524 इंटू 931 है, तो हाइट तो इसकी चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, विड्थ चेंज कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो कि इसकी जो टॉप राइट साइज़ पे जो विड्थ है वो चेंज हो रही है। तो नोटिस करना आप जैसे ही मैं 650 पे आऊँगा, अभी मैं हूँ 600 पे, 650 49 पे हूँ, चेंज नहीं हुआ है और जैसे ही मैं 650 हो गया ये चेंज हो गया है, ठीक है? तो अब आप एक चीज़ नोटिस करना कि हमने बेसिकली जो चीज़ ओवरराइड की है बस वही चेंज हुई है, ठीक है? मैंने हाइट एंड विड्थ ओवरराइड किया, मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं किया है यहाँ पे। तो बैकग्राउंड कलर मेरा वही सेम ब्राउन है, मैंने हाइट चेंज की है, मैंने विड्थ चेंज की है और वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है। तो लेट्स से अगर मेरे को बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, तो हम वो भी चेंज कर सकते हैं कि मेरे को चाहिए टोमेटो। मैं यहाँ पे सेव करूँगा और मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। जैसे ही हम बड़ी स्क्रीन पे आते हैं, बैकग्राउंड कलर, हाइट एंड विड्थ चेंज हो जाती है। जैसे ही हम अपने टारगेटेड स्क्रीन साइज़ के नीचे आते हैं, तो मेरा ये सीएसएस वर्क नहीं करता, वो इस पे फॉल बैक कर लेता है।
तो ये इस तरह से जो हम मीडिया क्वेरीज लिखते हैं, इस तरह से जो स्ट्रैटेजी होती है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की, उसे हम मोबाइल फर्स्ट कहते हैं। मोबाइल फर्स्ट क्यों कहते हैं? तो जो हमने अपना बेस सीएसएस लिखा वो मोबाइल के लिए लिखा, राइट? वो मोबाइल के लिए हम बेसिकली इसको मोबाइल के लिए टारगेट कर रहे हैं। ये हमारा बेस सीएसएस है विदाउट किसी कंडीशन के। और जैसे जैसे हम बड़ी स्क्रीन पे आएंगे हम उसको ओवरराइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ जो कि जानना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं मिनिमम विड्थ 650। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही 650 मेरा रीच होगा मेरे व्यू पोर्ट का विड्थ, वहीं से ये अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। और चाहे वो 650 के अबव कितना भी हो जाए, चाहे वो 6500 हो जाए, तो भी ये अप्लाई होगा, अनलेस कि मैंने इसको एक और लेवल पे ओवरराइड कर दिया हो। जैसे मैंने अभी इसको मिनिमम विड्थ 650 के लिए किया है, अगर मैं इसको 1000 के लिए कर दूं, तो 1000 पे जो मैं सी एस एस लिखूंगा, लेट्स से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एक मैं स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट ले लेता हूँ 1024 पिक्सल का। ठीक है, ये यूजुअली लैपटॉप्स के लिए ये स्टैंडर्ड स्क्रीन साइज होता है 1024 का। तो यहाँ पे हम कर देते हैं अपनी हाइट को 200 और विड्थ को भी 200 और इसको कर देते हैं लेट्स से लाइट सी ग्रीन। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। तो अब आप देखना कि ये सी एस एस का जो बेसिकली ये कैसे ओवरराइड करता है चीज़ें, क्योंकि हमने सेम सेम प्रॉपर्टीज डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिए लिखी हैं। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ नया भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को अगर 1024 में इसको सर्कल बनाना है, अभी तो ये स्क्वायर है, हाइट विड्थ मैंने हर जगह सेम रखी है 50-50 100-100 200-200। अगर मेरे को यहाँ पे कुछ नई प्रॉपर्टीज ऐड करनी है, अभी तक तो हम सेम सेट ऑफ प्रॉपर्टीज को लाइक ओवरराइड कर रहे थे, अगर मुझे यहाँ पे कुछ नया ऐड करना है तो वो भी मैं यहाँ पे डेफिनेटली कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको सर्कल बनाना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली बॉर्डर रेडियस को 50% कर देंगे। मैंने इसको सेव किया और जैसे ही मैं 1024 रीच करूँगा, अभी मैं मोबाइल पे हूँ, तो ना ये एप्लीकेबल है ना ये एप्लीकेबल है, बिकॉज मेरी मिनिमम विड्थ 650 भी नहीं हुई है, और 650 नहीं हुई है तो 1024 तो नहीं ही हुई है। ठीक है, तो ये हमारा बेस सी एस एस है। इस केस में क्या वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है। मैं क्विकली डेव टूल्स एक बार ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसको हम इंस्पेक्ट करेंगे, ये रहा हमारा कस्टम बॉक्स। आई होप आपको दिख रहा हो, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हाँ, तो कस्टम बॉक्स हाइट 50 विड्थ 50 बैकग्राउंड कलर ब्राउन। अगर इसको मैं बड़ा करता हूँ तो हम इसको 650 तक ले जाने का ट्राई करते हैं। 650 पे मैं लेके गया, 650 पे लेके गया, यस 650 पे मेरा आ गया है। अब देखो यहाँ पे जो हमने बेस सी एस एस लिखा था हम उसको ओवरराइड करें, इसलिए डेव टूल्स में दिखा रहा है कि ये तीनों प्रॉपर्टीज पे क्रॉस आ गया है कि हाँ ये ओवरराइड हो चुका है, और आपको ऊपर दिखेगा जो कि करंट एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आपको हमारी जो मीडिया क्वेरी है कि मिनिमम विड्थ 650, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, और जो सेम सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हमने ओवरराइड की हैं कि हाइट 50-50 को 100, बैकग्राउंड को ब्राउन से टोमेटो कर दिया है। ठीक है, अब हमने इसको भी ओवरराइड किया है। इसको कब ओवरराइड किया है, जब ये 1024 हो जाए। तो 650 से ऊपर ये हमेशा वर्क करेगा अनलेस इसको भी ओवरराइड कर दिया गया हो किसी लार्जर ब्रेक पॉइंट पे, इससे किसी लार्जर ब्रेक पॉइंट पे। तो हमने तो वो किया है, हमने किया है 1024 पे। तो अगर मैं इसको अभी बड़ा करके 1024 पे लेके जाऊं, तो अभी 1023 है, वर्क नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं 1024 करूँगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरा जो 650 वाला था वो भी क्रॉस हो चुका है। सो आप एक हायरार्की देखो कि हमने अपने बेस टेल्स यहाँ लिखे जो अभी मतलब वो ओवरराइड हो चुके हैं, इसलिए वो यहाँ पे क्रॉस दिखा रहे हैं कि ये एक्टिव नहीं है। अभी हम थोड़ा ऊपर आते हैं तो उससे उससे जो लार्जर व्यू पोर्ट था वो एप्लीकेबल हुआ, तो हम वो यहाँ पे हमको दिखने लग गया था कि हाँ अभी ये स्टाइल एप्लीकेबल है। बट जो लास्ट वाला था
वो जब एक्टिवेट हो गया तो ये नीचे के ये दोनों सेट ऑफ चेंजेस बेसिकली ओवरराइड हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मिनिमम विड्थ 1024 पे हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर रेडियस हमने यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी भी लगा दी है जो यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रही है। हम यहाँ से इसको टॉगल करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बेसिकली वेनिला सीएसएस, प्लेन सीएसएस में रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन वर्क करता है। आप कोई कंपोनेंट बनाते हैं, उसको टारगेट करते हैं। अगर आप मोबाइल फर्स्ट से जा रहे हैं तो आप पहले उसको मोबाइल के लिए बनाते हैं, एंड देन जैसे जैसे आप लार्जर स्क्रीन साइजेस पे आते हैं, आप उनकी प्रॉपर्टीज़ को या फिर जो लेआउट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे फ्लेक्स, वो पहले कॉलम था, आपने रो कर दिया। ग्रिड पहले एक कॉलम का था, हमारे पास ज़्यादा स्पेस हुआ तो हमने 3 कॉलम का ग्रिड बना दिया, ऐसे। और हम इस वीडियो के एंड में ऐसे 1-2 पैटर्न्स, 2-3 पैटर्न्स देखेंगे जो कि लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने लाइक हम जो बनाते हैं उसमें जो लाइक मोस्ट कॉमन जो पैटर्न्स होते हैं हम उनको देखेंगे इस वीडियो के एंड में। ठीक है, तो हमारा वेनिला सीएसएस वाला पार्ट तो हो गया है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। और अब हम देखेंगे कि कैसे हम टेलविंड की मदद से ये सेम चीज़ हम टेलविंड की मदद से करते हैं, बट वो बहुत ही ईजी होगा। ठीक है, तो अभी इसको मैं कर देता हूँ बंद, ये CSS में हटा देता हूँ, बिकॉज हम अब टेलविंड की मदद से करेंगे तो टेलविंड में हमको CSS नहीं लिखना है, हमको बेसिकली यूटिलिटी क्लासेस लिखनी होती हैं। तो HTML में आया और मैंने ये क्लास नेम भी रिमूव कर दिया। ठीक है, तो टेलविंड CSS में रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करने के लिए आपको जो बहुत एक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि टेलविंड CSS के अपने कुछ डिफ़ॉल्ट ब्रेक पॉइंट्स होते हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स डिफाइंड होते हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ द बॉक्स हमको ये 5 स्क्रीन साइजेस मिलती हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन से अच्छा मैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन पे चला जाता हूँ। यस, तो ये हमको 5 ब्रेक पॉइंट्स मिलते हैं। आपको उनके प्रीफिक्स को देखना है और वो किस विड्थ पे ट्रिगर होते हैं। मैंने आपको अभी वेनिला CSS में दिखाया कि हम बेसिकली अपनी मीडिया क्वेरी में एक विड्थ डालते हैं। तो टेलविंड में आप कस्टमाइज़ तो इसको डेफिनेटली कर ही सकते हैं, तो बट अभी हम कस्टमाइजेशन पे नहीं जा रहे हैं। वो एक अलग वीडियो बन सकता है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। अभी हम बिल्कुल बेसिक्स देख रहे हैं, तो आपको अभी बस ये देखना है कि टेलविंड में जो बाय डिफ़ॉल्ट हमको ब्रेक पॉइंट्स मिलते हैं वो ये हैं कि एक स्मॉल है जो कि 640 पिक्सल पे ट्रिगर होता है, मीडियम है जो कि 768 पे ट्रिगर होता है, लार्ज है जो 1024 पे ट्रिगर होता है, एक्स्ट्रा लार्ज है जो 1280 पे ट्रिगर होता है, और जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज है 2XL है वो 1536 पे ट्रिगर होता है। अगर आपको उनकी मीडिया क्वेरी का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो देखना है तो ये सिमिलर है जो मैंने अभी आपको CSS में दिखाया था, जो कि मोबाइल फर्स्ट को इनकरेज करता है। ठीक है, और मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन को ही प्रेफर करें, बिकॉज़ ये इजी होता है करने में, बजाय कि आप डेस्कटॉप फर्स्ट करें। डेस्कटॉप फर्स्ट में यूजुअली आपको बहुत सारी चीज़ों को ओवरराइड करना पड़ता है या फिर बहुत सारी चीज़ें नई ऐड करनी पड़ती है। बट अगर आप मोबाइल फर्स्ट कर रहे हैं तो आपको कम चीज़ें ओवरराइड करनी पड़ती हैं। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप मोबाइल फर्स्ट ही करें। ठीक है, तो ये 5 ब्रेक पॉइंट्स आपने देख लिए। अब हम देखेंगे कि कैसे हम टेलविंड में इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो सेम एग्जांपल मैंने बॉक्स का लिया था वो सेम एग्जांपल मैं अब आपको टेलविंड की मदद से करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो हमने क्या लिया था, हमने हाइट ली थी 50 पिक्सल की। तो आई डोंट थिंक 50 है इनके पास। लेट्स से 40 ले लेते हैं हम। ठीक है, तो हाइट 10 रैम H40 इनका एक बेसिकली एक स्केलिंग होता है। तो अगर मैं क्विकली आपको दिखाऊं हाइट के पेज में, इनकी डॉक्यूमेंटेशन बाय द वे बहुत अच्छी है। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ को देखनी है तो इनके पास एक पेज ही होता है
तो अभी हमने अप्लाई किया यहाँ पे H40। तो H40 क्या है, इनका बेसिकली एक स्केलिंग वर्क करता है जो कि यूजुअली 4px का है। तो जब ये स्मॉलर स्क्रीन साइज पे होते हैं तो आपको ये लोग डेसिमल्स में भी यूटिलिटीज़ देते हैं कि मेरे को अगर 2 पिक्सल चाहिए तो मैं ये अप्लाई कर दूंगा, 1 पिक्सल चाहिए तो H पिक्सल, 0 के लिए सिंपली H0, 8 से 10 चाहिए तो 2 की बजाय मैं 2.5 कर लूँगा। एंड देन जैसे ही ये 12-14 हो जाता है उसके बाद से ये लोग 4 पे ही देते हैं कि 16, 20, 24, 28, 32। ठीक है, तो हम यूज़ कर रहे हैं H40, राइट। तो यहाँ पे है हाइट 10 रैम जो कि है 160। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो लेट्स गो विथ 48 पिक्सल, राइट। हमने वहाँ पे 50 लिया था, तो हम यहाँ पे कर देते हैं H12 एंड देन विड्थ भी 12, यानी 48 हो गया है हमारा। और हम यहाँ पे ले लेते हैं एक बैकग्राउंड, लेट्स से कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ग्रीन 500। तो ये हमारा CSS हो गया। और बाय द वे इस वेबसाइट पे आपको यहाँ पे नीचे जनरेटेड CSS का भी एक ऑप्शन मिल जाता है कि हमने जो भी क्लासेस लिखी हैं उनका CSS क्या जनरेट हुआ है, ठीक है। तो ऊपर ये जो रीसेट्स हैं उनको अगर आप स्क्रॉल करके एकदम नीचे आएंगे तो आपने जो भी क्लास नेम्स लिखे हैं उनके CSS आपको नीचे दिखेंगे। तो हमने H12 अप्लाई किया। H12 ने क्या किया है, हाइट ऑफ 3 रैम ऐड की है। आप बाय द वे इसको एडिट नहीं कर सकते, ये एक रीड ओनली है, आपको एडिट यहीं करना है, आपको उसका जनरेटेड CSS यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। W12 हमने डाला तो विड्थ 3 रैम, ठीक है। बेसिकली स्केलिंग सेम ही वर्क कर दिया हाइट एंड विड्थ के लिए। और हमने एक बैकग्राउंड ग्रीन का एक शेड लगाया बेसिकली 500 का, ठीक है। टेलविन में कलर्स के लिए डिफरेंट शेड्स हैं, डिफरेंट कलर्स के लिए आप चाहें रेड जाएं, ग्रीन जाएं, येलो जाएं, ऑरेंज जाएं, तो आपके पास बेसिकली 50 से लेके 950 तक डिफरेंट शेड्स हैं जो कि लाइट से शुरू होती हैं और वो धीरे धीरे डार्क होती हैं और 950 तक जाते जाते वो ऑलमोस्ट ब्लैक हो जाती हैं, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने ये CSS अप्लाई किया और ये विदाउट किसी कंडीशन के अप्लाइड है। तो इसका मतलब ये है कि ये छोटी सी बड़ी हर स्क्रीन साइज पे आपको वैसे की वैसे दिखने वाली है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे मीडिया क्वेरीज कैसे लिख सकते हैं। तो मीडिया क्वेरीज के लिए जो मैंने आपको अभी ये ब्रेक पॉइंट्स दिखाए थे, जो सिंटैक्स होता है वो ये है कि आपको अपना प्रीफिक्स लिखना है। आपको जिस भी मीडिया क्वेरी के लिए उसको टारगेट करना है, आपको उसका प्रीफिक्स लिखना है। फॉर एग्जांपल मुझे 640 मिनिमम 640 के लिए मुझे कुछ ओवरराइड करना है, तो मैं यहाँ पे जो मेरा प्रीफिक्स है वो लिखूँगा SM। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया SM, मैं लिखूँगा कोलन। तो ये बेसिकली मेरी एक क्वेरी लग चुकी है और मैं यहाँ पे कोई भी टेलविंड की यूटिलिटी जो भी क्लासेस हैं वो मैं यहाँ पे चाहे तो नई ऐड कर सकता हूँ, चाहे जो भी मैंने इससे नीचे की स्क्रीन साइज के लिए लिखा है मैं उसको ओवरराइड कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, हाइट को, लेट्स से हाइट और विड्थ को ओवरराइड करने का ट्राई करते हैं। तो हाइट अभी मेरे पास है 48 है, हम इसको कर देते हैं लेट्स से 20। H20 जो कि 5 रैम लगाता है, तो 5 रैम आपका हो गया 80 पिक्सल्स, ठीक है। 1 रैम बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल का होता है, तो हमने लगाया है 5 रैम जो कि हो गया 16 इंटू 5, 80 पिक्सल, ठीक है। सेम हम अभी हमने हाइट ओवरराइड किया है, अभी हमको सेम वे में विड्थ को ओवरराइड करना है। और यही सिंटैक्स है कि आपको जितनी प्रॉपर्टीज़ को ओवरराइड करना है, जितनी न्यू प्रॉपर्टीज़ को ऐड करना है, आपको ये प्रीफिक्स लेके चलना ही पड़ेगा अगर आप उस मीडिया क्वेरी को टारगेट कर रहे हो। और अभी आपको दिख रहा होगा कि हमारी मीडिया क्वेरी ऑलरेडी वर्क कर चुकी है। विड्थ तो 12 है, वो हमने ओवरराइड नहीं की है, बट हाइट हमने कर दी है तो वो यहाँ पे आपको दिख रही है। तो अभी हम आते हैं SMW को भी कर देते हैं 20, ठीक है। तो अभी ये विड्थ भी हो चुकी है और SM पे ही हम BG को कर देते हैं लेट्स से ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है, ऑरेंज 700। तो अभी मैं नीचे जाऊंगा, मेरे ये CSS वर्क करेंगे, ठीक है। और जैसे ही मैंने SM प्रीफिक्स लगा के ये तीनों चीज़ें ऐड की हैं, ओवरराइड की हैं। तो SM कब एक्टिव होगा, जब मिनिमम विड्थ मेरा 640 पिक्सल हो जाएगा। तो अभी इसकी विड्थ देखो आप,
6 6:39 तक ये वर्क नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं 6:40 पे आऊँगा, इसको इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ अब फटाफट। इसको करेंगे इंस्पेक्ट एंड ये देखो, हमने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे H12 लगाया है, तो H12 जो अब ओवरराइड हो चुका है किससे? तो ये रहा H20 हाइट 5 रैम, ठीक है। प्रॉपर्टी बेसिकली ओवरराइड हो रही है, तो ये क्लास किस प्रॉपर्टी के लिए है? हाइट के लिए है। तो ये हमने ओवरराइड कर दिया है H20 से, जो कि क्लास नेम इसका बेसिकली ऐसे होता है। जब हम टेलविंड में कोई भी मीडिया क्वेरी लिखते हैं तो बेसिकली उसका इस तरह से एक सिंटैक्स क्रिएट होता है। तो 640 पे हमने हाइट 5 रैम ओवरराइड किया, विड्थ 5 रैम ओवरराइड किया, और एक बैकग्राउंड जो कि हमने ऑरेंज 700 लगाया था वो यहाँ पे ओवरराइड किया। तो जो ओवरराइड हम कर चुके हैं उस पे क्रॉस आ गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों, ठीक है। और जो हमने ऐड किया है वो अभी एक्टिव है, तो वो आपको इस तरह से कुछ दिखेगा, ठीक है। अब हम एक नई मीडिया क्वेरी को फिर से जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है हम इसको भी ओवरराइड करने का ट्राई करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि LG पे, तो 1024 पे ये ट्रिगर होगा। तो LG पे हमको क्या करना है? अभी मेरा हाइट है 80 पिक्सल का, 5 रैम का। हम इसको कर देते हैं लेट्स से 10 रैम, ठीक है। अगेन LG पे विड्थ 40, और LG पे हम कर देते हैं बैकग्राउंड कलर रेड, नहीं रेड नहीं करते, ब्लू कर देते हैं। तो ब्लू 600, और हमने सर्कल भी बनाया था तो इसमें भी राउंडेड फुल की एक यूटिलिटी है, ठीक है। तो अभी मेरा ये CSS वर्क कर रहा है बिकॉज ये मीडिया क्वेरीज अभी तक ट्रिगर ही नहीं हुई हैं, क्योंकि वो उनके जो भी उनके मिनिमम विड्थ हैं उस पे वो अभी तक नहीं पहुंचा है। तो जैसे ही हम 640 पे आएंगे तो मेरा 640 वाला CSS वर्क करेगा, जो कि ये है SM वाला। और लार्ज वाला कब एक्टिवेट होगा या फिर कब अप्लाई होगा? जब हम 1024 पे रीच करेंगे। तो अभी मैं 1023 पे हूँ। यस, अभी मैं 1023 पे हूँ, अभी तक वर्क नहीं कर रहा है। और जैसे ही मैं 1024 पे आया, या अभी मैं आ चुका हूँ, तो मेरे ये CSS अप्लाई हो चुके हैं, ठीक है। हमने हाइट चेंज की तो हाइट बड़ी हो गई है, और हमने स्क्वायर से इसको बेसिकली सर्कल बना दिया, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इसका अगर हम जनरेटेड CSS देखें तो नीचे स्क्रॉल करना है आपको, एंड ये रहे हमारे क्लासेस। यहाँ पे एक बग है इस वेबसाइट में, वो ये है कि अगर आप किसी मीडिया क्वेरी को यहाँ पे लिखते हैं तो आपको वहाँ पे उसका बेसिकली एक वेनिला वर्जन भी दिखता है। ये मैंने कब लगाया है? जब मिनिमम विड्थ हो। तो ये तो आपको मिल ही जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं SMH20 की क्लास देखूँ तो SMH20 आपको मिनिमम 640 के अंदर तो दिख ही जाएगा। H20 आपको यहाँ भी दिख जाएगा, जो कि बेसिकली एक बग है, और ये मैंने कंफर्म किया है टेलविन CSS की गिटहब रेपो से कि ये जो इनकी जो ये प्लेग्राउंड वेबसाइट है, इस वेबसाइट का एक बग है। अगर आप किसी एक्चुअल प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करते हैं तो ये CSS आपको इससे थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, जो कि इससे बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। तो इस पे अभी आपको फोकस नहीं करना है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही दिया है कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप टेलविंड में मीडिया क्वेरीज को यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इन 5 ब्रेक पॉइंट्स के अलावा हम चीज़ों को कस्टमाइज़ भी इन चीज़ों को कर सकते हैं, या फिर जो मैंने जो मोबाइल फर्स्ट एंड डेस्कटॉप फर्स्ट की स्ट्रैटेजी बताई, आप उसको भी स्विच कर सकते हैं या फिर दोनों को यूज़ कर सकते हैं। टेलविन CSS बेसिकली बहुत ही फ्लेक्सिबल एक फ्रेमवर्क है। आपको वो लाइक ओपिनियनेटेड तो है कि जो जो स्टैंडर्ड्स हैं बाय आउट ऑफ द बॉक्स वो स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है, बट अगर आपका यूज़ केस डिफरेंट है फॉर सम रीज़न, तो ऑफ कोर्स आप अपनी थीम को कस्टमाइज़ करके उसको डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। और ये जो पेज है यहाँ पे आपको नीचे लाइक
दिख जाएँगे, ठीक है? और डेफ़िनेटली मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो अगर आप इस पेज को बेसिकली एक बार रीड कर लें, तो आपको डिफरेंट वेज़ मिल जाएँगे कि कैसे आप डिफरेंट मीडिया क्वेरीज़, डिफरेंट टाइप की मीडिया क्वेरीज़, जैसे एक सिंगल ब्रेक पॉइंट को टारगेट करना हो, या फिर अगर आपको अपने स्क्रीन साइज़ेस को कस्टमाइज़ करना हो, उनके प्रीफिक्सेस को चेंज करना हो, या फिर इवन आर्बिट्ररी वैल्यूज़ को चेंज करनी हो, तो आप ये सब बेसिकली कर सकते हैं। इवन रेंजेस के लिए करना हो, ठीक है? तो ऐसे टेलविन सीएसएस बेसिकली वर्क करता है। और अब मैं आपको दिखाऊँगा 1-2 सिंपल जो पैटर्न्स होते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में, वो पैटर्न्स बेसिकली कैसे हम अचीव करते हैं, ठीक है? तो अभी हम 2 सिंपल एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे, 2 बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे। अ, सबसे पहले तो मैं रिस्पॉन्सिव कार्ड्स का एक लेआउट बनाऊँगा, जहाँ पे लेट्स से हमारे पास 4 कार्ड्स हैं, ठीक है? तो मैं अभी फटाफट 4 कार्ड्स बना लेता हूँ, बहुत ही सिंपल। वो कार्ड्स कैसे भी किसी भी तरह के कार्ड्स हो सकते हैं। लेट्स से अगर आप एक डैशबोर्ड में हैं, तो आपके वो स्टैटिस्टिक्स के कार्ड्स हो सकते हैं, या फिर अगर लेट्स से आप किसी वेबसाइट पे हैं, तो वो आपके सेक्शंस के कार्ड्स हो सकते हैं, प्राइसिंग के कार्ड्स हो सकते हैं, किसी भी तरह के कार्ड्स हो सकते हैं, जिसको आपको मोबाइल के लिए अलग तरीके से दिखाना है, अलग लेआउट में दिखाना है, और लार्जर स्क्रीन साइज़ेज़ के लिए आपको अलग लेआउट में दिखाना है, ठीक है? तो मैंने एक डिव बनाया जो कि हमारा पैरेंट डिव रहेगा, और इसके अंदर हमको 4 कार्ड्स लेने हैं। तो मैं अभी एक कार्ड बनाता हूँ पहले, ठीक है? यहाँ पे हम एक H2 ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा कार्ड टाइटल। इसके नीचे हम थोड़ा-सा डमी टेक्स्ट ले लेंगे लॉरम एप्सम का। तो ये हमारा एक कार्ड हो गया। इसको हम अगर थोड़ा-सा कस्टमाइज़ करें, तो पैडिंग चाहिए मुझे 8 पिक्सल की, लेट्स सी 16 पिक्सल की। एक बॉर्डर चाहिए मुझे ग्रे 400 का, थोड़ी-सी राउंडनेस चाहिए, बॉर्डर रेडियस चाहिए, एंड थोड़ी-सी शैडो भी ऐड कर देते हैं, ठीक है? एंड कार्ड टाइटल को मुझे मोबाइल पे जो मेरे बेस क्लासेस होंगे, मुझे बोल्ड चाहिए, और एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए मुझे मोबाइल पे, और इसका जो कलर है वो मेरे को ग्रे 900 चाहिए। और जो मेरा डिस्क्रिप्शन है वो मैं यूजुअली स्मॉल रखूँगा मोबाइल के लिए, और इसको मैं थोड़ा सा लाइट ग्रे कर देता हूँ, ठीक है? तो ये हमारा एक बहुत ही सिंपल सा कार्ड है, ठीक है? तो अभी हम इसको, अभी हमारे पास हमको चाहिए 4 कार्ड, अभी 1 है, मैं इसको डुप्लिकेट कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास हो गए 4 कार्ड, ठीक है? तो टेलविंड से जब आप कार्ड, मतलब अभी हमने कोई मीडिया ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक स्टाइल्स तो नहीं लिखे हैं, तो इसलिए जो ब्लॉक एलिमेंट्स का जो नेचर होता है, ये जो डिव है, ये अभी उसको अभी जितना स्पेस मिल रहा है, वो पूरा लेफ्ट टू राइट पूरा स्पैन हो रही है, ठीक है? पूरी विड्थ ले रही है, और जो दूसरा ब्लॉक एलिमेंट है वो उसके नीचे आ रहा है, ठीक है? तो मोबाइल पे यूजुअली कम स्पेस रहता है, तो हमें हमें उसको किसी ग्रिड में दिखाने की बजाय, लेफ्ट राइट करके दिखाने की बजाय, हमको बेसिकली उसको टॉप टू बॉटम दिखाना होता है। तो यहाँ पे वो सिनेरियो परफेक्ट है। हमको बस क्या चाहिए, थोड़ी सी पैडिंग चाहिए एजेस पे, ताकि वो स्क्रीन्स के एजेस पे टच ना हो, और इन चारों कार्ड्स के बीच में थोड़ी-सी स्पेसिंग चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले कार्ड्स पे, ये कार्ड्स जो एजेस पे टच हो रहे हैं, वो टच ना हो, तो इसको करने के यूजुअली 2 तरीके हैं। पहला क्या है कि आपको अपनी पैरेंट पे पैडिंग दे देनी है, ठीक है? पैडिंग एक्स, लेट्स से 4 की। तो अभी ये एजेस पे टच नहीं हो रहा है, अभी वो बस ऊपर टच हो रहा है, ठीक है? अभी ये एजेस पे टच नहीं हो रहा है, बट मैं ये वे रिकमेंड नहीं करूँगा। यूजुअली इसका एक बेटर अल्टरनेटिव है, और आई वुड से कि मैं भी, मतलब वो बेस्ट अल्टरनेटिव है अगर आप एक फुल फ्लेज्ड वेबसाइट बना रहे हैं, ताकि आपके सेक्शंस हर स्क्रीन पे परफेक्टली अलाइंड रहें। इसके लिए आपको यूज़ करना है कंटेनर, टेलविंड सीएसएस का। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कंटेनर क्लास यूज़ करेंगे,
तो आपको सीएसएस तो दिखेगा, जैसे अगर मैं इसको अभी बड़ा कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो कि मार्जिन थोड़ा सा अनइवन है, लेफ्ट साइड नहीं है, राइट साइड लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मैक्स विड्थ यहाँ पे अप्लाई हो रही है, बट ये सेंटर्ड नहीं है परफेक्टली। तो वो आपको कैसे बिहेवियर कस्टमाइज करना है, तो आपको अपने कन्फिग, टेलविंड कन्फिग में जाना है और आपको एक्सटेंड के अंदर कंटेनर को, सेंटर को ट्रू कर देना है। तो जैसा ही मैंने यहाँ पे ट्रू किया, अभी देखो मेरा कंटेनर परफेक्टली सेंटर में है। बस एक चीज़ यहाँ पे ये है कि पैडिंग नहीं मिल रही है हमको लेफ्ट एंड राइट। तो सेंटर ट्रू में आप बेसिकली पैडिंग लगा सकते हो। लेट्स से मेरे को चाहिए 1.5 रैम, जो कि हो जाता है 24 पिक्सल का। तो ये मेरे को पैडिंग चाहिए वेरियस स्क्रीन साइजेस पे, ठीक है। तो मैं मोबाइल पे हूँ, मेरे एजेस पे मेरे को एक सिंगल क्लास की मदद से ये फंक्शनैलिटीज़ इतनी मिल रही हैं कि मेरे को सेंटर्ड कंटेंट मिल रहा है, एजेस पे पैडिंग मिल रही है, ठीक है। और हम इसको थोड़ा टॉप एंड बॉटम भी पैडिंग दे देते हैं। तो ये यूजुअली आप अपने सेक्शन पे लगाएंगे। ये जो एक सेक्शन होगा उस पर आप चाहें तो कुछ बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, लेट्स से स्लेट 200 का। तो ये हमने यहाँ पे बैकग्राउंड दे दिया और कार्ड्स को बैकग्राउंड दे देते हैं, सो BG वाइट, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अपने चारों में, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 4 कार्ड्स। अभी जो एक चीज़ बाकी है वो ये है कि इनके बीच में स्पेसिंग देनी है। तो इसके भी तरीके हैं जो आप लाइक डिफरेंट तरीकों को यूज़ कर सकते हैं। जो ईजीएस्ट तरीका है वो ये है कि आप इसको वाई एक्सिस पे इसको आप स्पेसिंग दे दें। तो टेलविंड में स्पेसिंग वाई करके, आई थिंक स्पेस वाई है, राइट क्या। तो स्पेस वाई पे आप इसको वाई एक्सिस पे स्पेसिंग दे सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ स्पेसिंग बढ़ रही है। तो लेट्स से मुझे इसको 5, यस, 20 पिक्सल की स्पेसिंग देनी है इनके बीच में, स्पेस वाई, ठीक है। स्पेस वाई क्या करता है, जो आपके एलिमेंट्स हैं सिर्फ उसके बीच में स्पेसिंग ऐड करता है, ना कि नीचे। मैं ये भी कर सकता हूँ कि इनके इंडिविजुअली इनके नीचे ऊपर मैं मार्जिन ऐड कर सकता हूँ, जो कि परफेक्टली फाइन है। बट आई मीन इन रियल प्रोजेक्ट्स आप क्या करोगे, यूजुअली ये आपका डेटा कहीं जेसन से आएगा, चाहे वो कहीं रिमोटली किसी एपीआई से आ रहा हो या फिर आपने लोकली किसी एक एरे में इस डेटा को डिफाइन किया हो। तो यूजुअली आप इसको मैप करेंगे, बट रेदर देन कि आप अपने कंपोनेंट पे कोई मार्जिन लगाएं, मैं प्रेफर करता हूं कि वो उसका जो पेरेंट लेआउट है वो हैंडल करे, ठीक है। इसलिए हमने इसके पेरेंट पे लगाया है वाई, कि इसके अंदर जो भी है उसके बीच में मुझे 20 पिक्सल की, जो कि इनका एक स्केलिंग होता है 1.25 यानी 16 + 4, मुझे 20 पिक्सल की स्पेसिंग चाहिए। इसका अल्टरनेटिव ये होगा, अगर आप स्पेस वाई यूज़ ना करें तो मैं सिंपली फ्लैक्स कॉल कर दूंगा इसको और गैप डाल दूंगा 5 का। तो वो सेम चीज़ हमको यहाँ भी मिल गई है, बट मोबाइल के लिए इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लेट्स से सपोज, मतलब मैं हाइपोथेटिकली मैं एज्यूम कर रहा हूँ, आई मीन फ्लेक्स तो आजकल बहुत वाइडली सपोर्टेड है, बट लेट्स से कि आपके यूज़र के पास बहुत ही कोई पुराना ब्राउज़र है, कोई पुराना मोबाइल है जिसमें अभी तक फ्लेक्स बॉक्स का सपोर्ट नहीं आया है। तो इस केस में ये गैप आपको वर्क नहीं करेगा यहाँ पे। तो बेस्ट क्या है, हम मार्जिन यूज़ करें, बिकॉज मार्जिन के सपोर्ट की बात तो खैर है ही नहीं, मार्जिन तो सपोर्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो जस्ट एक छोटी सी टिप गोइंग फॉरवर्ड। तो अभी हमको क्या चाहिए, जैसे ही हम मीडियम स्क्रीन पे हैं, सो लेट्स से मैं 640 लेट्स से एमडी पे, ठीक है। हम टेलविंड की वेबसाइट पे अगेन जाते हैं। मुझे तो याद है ब्रेक पॉइंट्स, जस्ट मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ कि अगर मैं 768 पे जाऊँ यानी एमडी पे जाऊँ तो मेरे पास काफ़ी स्पेसिंग हो जाती है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाऊँ ना, तो 768 पे हमारे पास काफ़ी स्पेसिंग हो जाती है। तो ये कार्ड अब लंबे लग रहे हैं बहुत, मतलब इनकी विड्थ बहुत ज़्यादा लग रही है, जो कि हमको हमको यूजुअली ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पे स्पेस बचा सकते हैं इसको 2x2 के ग्रिड में दिखा के, ठीक है।
तो इसका जो बेस्ट तरीका होगा वो ये होगा कि हम 768 पे टारगेट कर रहे हैं, राइट? 768, तो इसका प्रीफिक्स क्या है? MD। तो हमको MD पे अब स्टाइल्स लगाने हैं, या न्यू मतलब स्टाइल्स को ओवरराइड करना है या फिर न्यू स्टाइल्स को ऐड करना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? MD। ठीक है, MD को टारगेट किया। सबसे पहले क्या करना है हमको? अपना जो लेआउट है वो चेंज करना है। हम उसको एज अ अब इसको हम एज अ ग्रिड लेआउट, यहाँ पे हम ग्रिड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मीडियम ब्रेक पॉइंट पे। तो सबसे पहले एक डिस्प्ले ग्रिड लगाएंगे, तो उसके लिए टेलविन में यूटिलिटी है सीधा ग्रिड की। अभी कोई चेंज नहीं आया है, इवन दो ग्रिड लग चुका है हमारा, बट बाय डिफ़ॉल्ट वो एक एक के कॉलम में ही आता है। तो अभी हमको क्या करना है? MD पे ग्रिड कॉल्स को 2 कर देना है। तो जैसे ही मैंने 2 लगाया तो ये 2x2 के ग्रिड में बन गया। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन आपको अजीब सा दिख रहा है। वो क्यों है? क्योंकि हमने स्पेस वाई 5 लगाया था, राइट? वो अभी भी वर्क कर ही रहा है, बिकॉज हमने उसको ओवरराइड नहीं किया है। यानी ये विदाउट किसी प्रीफिक्स के जो जो भी हम क्लास लगाएंगे वो हमारी सारी स्क्रीन साइजेस पे अप्लाई होगी ही होगी। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमको? इसको इसको बेसिकली ख़त्म कर देना है कि अभी हम जो मार्जिन यूज़ कर रहे हैं ना, वो हम अब करेंगे गैप के थ्रू। ठीक है, तो सिंस हमने गैप यहाँ पे डाल दिया है, तो गैप के थ्रू हम अभी अपनी जो स्पेसिंग है उसको मैनेज कर रहे हैं। अभी हमको स्पेस वाई 5 की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली इसको कैसे हम ख़त्म कर देंगे? तो हमने जैसे वाई 5 किया था, तो हम सिंपली वाई 0 कर देंगे कि मार्जिन हमको अब चाहिए ही नहीं, तो हमने इसको ओवरराइड कर दिया। इसका मतलब ये बेस क्लास में हमारा 5 स्पेस वाई, हमको वाई एक्सिस पे 5 की स्पेसिंग मिल रही थी बिटवीन आर कंपोनेंट्स। बट जैसे ही मैं मीडियम स्क्रीन साइज पे आया, हमने इसको 0 कर दिया कि हमको कोई मार्जिन नहीं चाहिए। अब हम अपना ग्रिड लेआउट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और सिंस हम ग्रिड यूज़ कर रहे हैं तो हमको जो गैप की यूटिलिटी है, जो कि हमको रो एंड कॉलम के बीच में गैप दे देती है ऑटोमेटिकली, हम वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे MD पे स्पेस वाई जो हमने मोबाइल के लिए लगाया था उसको यहाँ पे 0 कर दिया है। तो अभी अगर हम इसको इन एक्शन देखें तो मोबाइल पे मेरा वही सेम ऊपर से नीचे, बिकॉज ये ग्रिड तो तभी वर्क करेगा ना जब 768 मिनिमम विड्थ होगा, उसके नीचे तो यही वर्क करेगा ना। ये सारा ठीक है, तो स्पेस वाई 5 वर्क कर रहा है और कोई लेआउट नहीं है ग्रिड वगैरह, तो ये ऊपर से नीचे दिखा रहा है। ठीक है, हम जैसे ही मीडियम पे आएंगे तो ये सारे स्टाइल्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे या ओवरराइड हो जाएंगे। ग्रिड हमने यूज़ किया है डिस्प्ले ग्रिड, और ग्रिड कॉल्स टू गैप 5 लगा दिया है, और स्पेस वाई जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था, अगर मैं इसको अभी हटा दूँ तो ये जो वाई एक्सिस पे जो स्पेसिंग है ना, वो भी ये भी आपको यहाँ पे दिखेगी, बस यहाँ पे दिख रही है, बट वो यहाँ पे भी ऐड हो गई है, यहाँ पे भी ऐड हो गई है। ठीक है, इसलिए हमने इसको y0 कर दिया, तो अभी हमारी स्पेसिंग परफेक्ट है। तो अभी हमको MD पे हम जैसे ही LG पे आते हैं, अभी मैं LG 1024, हाँ, अभी हम जब यहाँ पे आ गए तो हमारे पास फिर से अगेन हमारे पास काफ़ी स्पेसिंग है, जिससे हम 2x2 की बजाय 4x, सीधा एक लाइन में 4 कार्ड्स दिखा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अगेन हमको चाहिए LG, या फिर आप चाहें तो एक्सेल। लेट्स से कि हमको एक्सेल पे टारगेट करना है, राइट? तो एक्सेल हमारा कब टारगेट होगा? 1280, हाँ 1280 पे ट्रिगर होगा ये। ठीक है, तो एक्सेल पे हमको क्या करना है? तो बाय दिस टाइम जब मैं एक्सेल लिख रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरा लेआउट ऑलरेडी ग्रिड है, जो कि मुझे ओवरराइड नहीं करना है। मेरे को ओवरराइड क्या करना है? मेरे को नंबर ऑफ कॉलम्स को ओवरराइड करना है। मेरा गैप ठीक है, मेरे वाई एक्सिस पे कोई स्पेसिंग नहीं है, ग्रिड मेरे को चाहिए, बस मेरे को नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज करने हैं। तो सिंपली एक सिंगल यूटिलिटी में मैं अपने इस स्क्रीन पे दो 2x2 के बजाय सीधा एक 4 कॉलम का ग्रिड बना सकता हूँ। वो कैसे? तो मैं यहाँ पे सिंपली कर दूंगा ग्रिड कॉल्स 4। तो जैसे ही मैंने ग्रिड कॉल्स 4 किया, ये अब हमारा एक फुल्ली फंक्शनल रिस्पॉन्सिव कंपोनेंट बोलें, लेआउट बोलें, वो यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, मोबाइल पे एक के नीचे एक दिखा रहा है,
मीडियम पे आए तो 2x2 का ग्रिड दिखा दिया, और लार्ज स्क्रीन साइज़ पे आए, आई मीन एक्स्ट्रा लार्ज पे टारगेट किया हमने, बट हम जब उससे लार्जर स्क्रीन पे आए तो हमने सिंपली ग्रिड कॉल्स फॉर लगा के इसको 4 कॉलम का ग्रिड बना दिया, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी, आई मीन आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जैसे भी रहें, वो अगर इवन नंबर हैं तो आपको उनको अलाइन करने में बेसिकली, जैसे यहाँ पे 5 आइटम्स होते तो हम 4 दिखा रहे हैं तो 2x2 में मतलब दिख रहा है बढ़िया, बट यहाँ पे अगर एक एक्स्ट्रा ग्रिड होता तो थोड़ा सा वियर्ड लगता। उसकी भी स्ट्रैटेजीज हैं कि आपको लास्ट आइटम अगर फुल विड्थ दिखा देना है तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये एक आपका एक बहुत ही सिंपल सा लेआउट यहाँ पे बन के रेडी है। तो ठीक है, अब हम एक दूसरे लेआउट पे मूव करते हैं जो कि सिंपल इसी कंसेप्ट पे वर्क करता है। वो हम देखेंगे एक नेविगेशन मेन्यू हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं इस कोड को डिलीट कर रहा हूँ। अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है इस कोड का तो आप अभी ले लीजिए, ठीक है। ऑलराइट, तो मैंने इसको कर दिया है रिमूव। अब हम एक नेविगेशन मेन्यू बनाएंगे जो कि काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिव रहेगा, कोई ऐसा इंटरेक्शन हम ऐड नहीं करेंगे, जस्ट एक सिंपल सा लेआउट। तो मैं लिख देता हूँ नैव, उसके अंदर मैं डाल देता हूँ एक कंटेनर यहाँ पे मैं डाल दूंगा एक H1 के अंदर एंकर टैग के अंदर लोगो, और H1 के नीचे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैं डाल दूंगा li/5, ठीक है। तो होम, अबाउट, प्रोजेक्ट्स, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो लिंक्स तो अभी सब डमी हैं, तो यहाँ पे हम हैश करके निकल जाते हैं, ठीक है। ahref, ओके, गलत जगह ऐड कर दिया हमने हमको एंकर टैग्स के बीच में डालना था, तो लेट मी जस्ट डू दैट। ओके, तो ये हमारा लोगो है और ये हमारे नेविगेशन मेन्यू के आइटम्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मोबाइल के लिए इसको जो बेस स्टाइल्स हैं वो दे देते हैं। तो नेव पे हमको लेट्स से कि बैकग्राउंड हमको चाहिए बीची ब्लू 500, ठीक है। तो ये हमको आ गया, ये हमारा बैकग्राउंड आ गया है। थोड़ा सा वाई एक्सिस पे पैडिंग, सो लेट्स से y5, टेक्स्ट वाइट चाहिए। तो बजाय कि मैं सब पे इंडिविजुअली ऐड करूं, मैं यहाँ पे यहीं पे ऐड कर देता हूँ ताकि सारे जो चाइल्ड एलिमेंट्स हैं वो उसको इनहेरिट कर लें, ठीक है। तो अभी हमको बेसिकली हमारा लोगो चाहिए सेंटर में मोबाइल के लिए। तो H1 को मैं कर देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, तो ये हमारा सेंटर में आ गया। और जो हमारे जो एंकर आइटम्स हैं उसको मैं पहले एक आइटम को कर लेता हूँ। तो लेट्स से मुझे चाहिए फ्लेक्स पैडिंग 3, थोड़ा सा जो ब्लू 500 मैंने एज अ बैकग्राउंड यूज़ किया है उसे थोड़ा सा डार्क हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, यानी इस 5 का 600 कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा हमको डार्क बैकग्राउंड मिल गया है। थोड़ी सी हम राउंडनेस यानी बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं, और आई थिंक वर्क करेगा। थोड़ी सी पैडिंग मेरे को ज़्यादा लग रही है, तो px3 py2, हाँ अब ठीक है। तो इसको मैं अब बाकी के स्टाइल्स पे डाल देता हूँ, सॉरी बाकी के एंकर एलिमेंट्स पे डाल देता हूँ। तो ये हमारे मेन्यूज़ हो गए।
अब हमको यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग मैनेज करनी है, तो स्पेसिंग के लिए मैं सिंपली जो लोगो और लिस्ट के बीच में जो स्पेसिंग है उसको मैं लिस्ट के ऊपर सिंपली मार्जिन टॉप डाल देता हूँ। तो MT5 डाल दिया और अपने लोगो को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, फॉन्ट बोल्ड कर दिया और थोड़ी सी ट्रैकिंग जो है लेटर स्पेसिंग उसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये बढ़ी भी या नहीं बढ़ी? बढ़ रहा है ना? हाँ, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये मोबाइल पे अभी हमको लिस्ट और इसके बीच में स्पेसिंग मिल गई है, बस इसके बीच में अब लिस्ट पर इंडिविजुअल लिस्ट आइटम्स के बीच में चाहिए, तो यानी हम सीधा पेरेंट के ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली कर दूंगा स्पेस बाई 4, तो कि थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। हाँ, अभी ठीक है, ठीक है। 1 ही डाला है हमने, यानी 4 पिक्सल की स्पेसिंग है। तो मोबाइल के लिए ऐसा जो यूजुअली क्या होता है कि यूजुअली हमको यहाँ पे लोगो लेफ्ट साइड अलाइन रहता है और राइट साइड पे हमको एक बेसिकली एक हैमबर्गर मेन्यू रहता है। तो इंटरेक्शन तो अभी हम यहाँ पे कोई ऐड नहीं कर रहे हैं, तो सिंपली अगर मैं कुछ ऐसा लेआउट बनाने का ट्राई करूँ तो वो हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको कर देते हैं डिस्प्ले नन। ठीक है, तो डिस्प्ले नन के लिए है इस टेलमेंट में हिडन यूटिलिटी। ठीक है, और टेक्स्ट सेंटर हटा देते हैं, तो सेंटर में हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए एक बटन। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ बटन, और यहाँ पे मेरे को चाहिए एक हैमबर्गर मेन्यू का आइकन। तो लेट्स ट्राई कि एक आइकन हमको मिल जाए। तो मैं ये एक आइकन की लाइब्रेरी है उस पे जाके मैं सिंपली एक आइकन सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आके मैं लिखूँगा मेन्यू, और मुझे, हाँ चलेगा, ये ऐसा ही होता है हैमबर्गर मेन्यू का आइकन। तो मैंने ये SVG कॉपी किया और अपने बटन के अंदर पेस्ट कर दिया, तो ये मेरा SVG यहाँ पे आ गया। तो अब थोड़ा सा इसको हम स्टाइल कर देते हैं, इसकी विड्थ कर देते हैं लेट्स से 40 पिक्सल, हाइट 40 पिक्सल, फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर। 10 ज़्यादा हो गया क्या? हाँ ज़्यादा हो गया, नहीं ज़्यादा तो नहीं हुआ। ओह, H40 हो गया है, ओके। या अब ठीक है, थोड़ा सा डार्क एक बैकग्राउंड दे देते हैं। तो ब्लू 500 की जगह हम ब्लू 700 ज़्यादा हो जाएगा, 600 ठीक है, ठीक है। और थोड़ा सा राउंडनेस दे देते हैं MD। ठीक है, मेरे को साइज़ अभी भी इसका बड़ा लग रहा है, तो 10 की जगह 8 कर देते हैं। ठीक है, और इसकी साइज़ भी हम हाइट विड्थ की जगह क्लास से ही डिफाइन कर देते हैं कि हाइट 5W5। ठीक है, और कलर कर देते हैं वाइट। यहाँ पे फिल है तो हम फिल को कर देते हैं करंट कलर, ताकि वो पेरेंट से इनहेरिट कर ले। तो अभी ये हो चुका है वाइट। अभी हमको इसको राइट में लगाना है सिंपली। तो लोगो हमारा लेफ्ट में आएगा, बटन हमारा राइट में आएगा, और ये तो हिडन है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं बेस्ट कि कंटेनर पे एक फ्लेक्स डाल सकते हैं। तो हमारा देख सकते हैं आपकी लेफ्ट टू राइट हो गया है। जस्टिफाई स्पेस, जस्टिफाई कंटेंट को हम स्पेस बिटवीन कर सकते हैं, और अलाइन आइटम्स को हम सेंटर कर सकते हैं, यानी आइटम्स सेंटर। ठीक है, तो ये अभी हमारा परफेक्टली ऐसा मोबाइल के लिए एक एक लेआउट होता है। अभी इसके क्लिक पे यहाँ पे बेसिकली एक मेन्यू आएगा जो हम अभी नहीं ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हमारा फोकस है इस वीडियो का कि हम लेआउट पे, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन पे फोकस करें। ठीक है, तो इवन दो मैंने ये स्टाइल्स तो यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं, अगर आप चाहें तो इंटरेक्शन की मदद से ये सिंपली इसकी विजिबिलिटी को टॉगल कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी नो कि अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए जहाँ पे मैं ऐसे इंटरेक्टिव कंपोनेंट्स भी बनाऊँ। ठीक है, प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स। ऑलराइट, तो अब बड़ी स्क्रीन साइज़ के लिए हमको ये, जब हमारे पास इनफ स्पेस हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास इनफ स्पेस नहीं था इन पांचों को रेंडर करवाने के लिए, अगर मुझे इसके साइड बाय साइड दिखाना है तो। बट जब मेरे पास बड़ी स्क्रीन हो जाती है तो मैं ये 5 यहीं पे क्यों ना दिखा दूं कि मैं ये बटन रेंडर करूं एंड देन वो नीचे शो हो। मेरे पास इतना
इनफ स्पेस तो है ही कि मैं 5 आइटम्स को छोटा-छोटा करके दिखा सकता हूँ, ठीक है? तो हम अभी वही करेंगे। तो बड़ी स्क्रीन पे मैं जैसे ही आता हूँ ना, लार्ज स्क्रीन पे यानी मिनिमम विड्थ ऑफ 1024, तो मैं लार्ज पे इस हिडन को कर देता हूँ फ्लेक्स। ब्लॉक भी कर सकता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक, बट मेरे को इसको लेफ्ट टू राइट भी अलाइन करना है। तो इसलिए मैं ब्लॉक की जगह फ्लेक्स डाल रहा हूँ। तो LG मैंने डाल दिया फ्लेक्स। तो अभी LG फ्लेक्स डाला तो ये हिडन से लार्ज पे फ्लेक्स हो गया है, बट अभी बटन भी दिख रहा है जो कि इसका कोई नीड नहीं है अभी। तो सिंपली मैं इसको लार्ज पे हिडन कर देता हूँ, ठीक है? LG हिडन डाला, अब वो हिडन हो गया। स्क्रीन छोटा कर रहा हूँ, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे मेरा हैमबर्गर मेन्यू लोगो बड़ा कर रहा हूँ, लोगो लेफ्ट में ही है, मेन्यू मेरे राइट साइड में आ गए हैं, ठीक है? तो अभी हमको इसके बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए। तो LG गैप 1 चलेगा क्या? 1 इज 2 चलेगा, ठीक है? और LG पे हम आइटम्स सेंटर भी डाल देते हैं, ठीक है? तो अभी ये हमारा एक सॉर्ट ऑफ एक रिस्पॉन्सिव नेविगेशन मेन्यू जो यूजुअली वेबसाइट्स पे आपको दिखेंगे, वो हमने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है? तो कुछ इस तरह से सिंपली आप टेलविंड CSS की मदद से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस बना सकते हैं, ठीक है? तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कुछ सजेशंस हैं आपके मेरी ऑडियो वीडियो को लेके, मेरे एक्सप्लेन करने के तरीके को लेके, तो प्लीज़ डेफिनेटली कमेंट्स में उसको मेंशन करें। मैं अपनी फ्यूचर वीडियोस में ज़रूर उस पे वर्क करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ठीक है? So thanks for watching this video and I'll see you in the next one. Thank you.